देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सच तो ये है, मंजुला मुझे पसंद करती थी। और ये बात उन्होंने मुझसे कही भी थी। भैया, अरे ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अरे नामिया, अपनी मंजू ऐसे कैसे? पर डॉक्टर झूठ क्यों बोलेंगे? भैया तू नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है। जज साहब, हमेशा से मैं अपनी इमेज संभाले हुए हूँ। मैं किसी औरत के पीछे नहीं पड़ा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेरे पेशेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने मंजुला को समझाने की कोशिश की, कहा कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने मंजुला को नकार दिया, क्योंकि मेरा मन इस बात को मान नहीं रहा था। इसके बारे में मैंने डिंपल को भी बताया था। हाँ मम्मी, डॉक्टर ने मुझे बताया था। इसी बात को लेकर अमर को हम दोनों पर शक भी हुआ था। उनका आपस में झगड़ा भी हुआ था। मिस्टर अमर, ये सच है? हाँ हुआ था। जज साहब, इनकी इस कंडीशन को देखते हुए ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मंजुला बदचलन थी। इस शक की वजह से इन्होंने ही उसका खून किया होगा, ये भी नकारा नहीं जा सकता जज साहब। डॉक्टर जो मुंह में आए बोल रहे हो, बहुत हो गया। ऑब्जेक्शन जज साहब, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है। जो आदमी बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता, उस पर खून का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जज साहब, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मिस्टर अमर जिस तरह व्हीलचेयर पर यहाँ तक आए, वैसे ही व्हीलचेयर पर सिलेंडर तक या बर्नर तक आसानी से जा सकते थे। और मिस्टर अमर ने आखिरी बार जब स्टेटमेंट दिया था, तब उस स्टेटमेंट में यही बताया था कि मेरे अलावा उस घर में दूसरा कोई आया ही नहीं था। ये सच है, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठने के लिए भी मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है। और जिस दिन आप आए थे, उस दिन मैं बेड पर बैठा हुआ था। नहीं, जब मैं आया था तब आप व्हीलचेयर पर थे। डॉक्टर, आप झूठ बोल रहे हैं। ये मैं भी बोल सकता हूँ। आप वजह से पूछ सकते हैं। जिस दिन मंजू का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मैं नीचे गिर गया था। मेरी व्हीलचेयर बाहर थी। हाँ, ये सच है डॉक्टर। मेरे निकलने के बाद मंजू आई। उसके पहले ही आपने गैस का पाइप काट दिया होगा, और जैसे आपने प्लान बनाया था उसके मुताबिक मंजुला को आपको बेड पर रखने के लिए कहा होगा, क्योंकि आप पर खून का इल्जाम नहीं लगना चाहिए। और फिर आपने उसे चाय बनाने के लिए कहा होगा, इसलिए बजा ने आपको बेड पर देखा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, आपने मंजू का खून किया, इसके पीछे वजह है। मंजू ने खुदकुशी की होगी, उसकी भी वजह है। लेकिन मैं खून क्यों करूंगा? इसकी कोई वजह नहीं। पैसा, जमीन, ये अगर वजह होगी तो मंजुला की जमीन के पैसे मैं आपको दे चुका हूँ। हाँ, 20% अभी देना बाकी है। जेल से छूटने के बाद मैं तुरंत दे दूंगा। अब मैं उसका खून करूं, इसके पीछे की एक वजह हो सके तो आर्या मैडम मुझे बताएं। मिस्टर अमर, मैंने आपको सच में बहुत तकलीफ दी, इसलिए सॉरी। आप जा सकते हैं। जज साहब, अगली गवाह के तौर पर मैं डिंपल पाटिल को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। डिंपल बाबूराव पाटिल हाजिर हो। डिंपल, मुझे बताओ, मंजुला और तुम दोनों में गहरी दोस्ती थी? दोस्ती तो वैसे कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो मुझे सब कुछ बताती थी। क्या वो अपनी जिंदगी के साथ खुश थी? खुशी तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहा करती थी, लेकिन बेचारी अंदर से बहुत टूट चुकी थी। उसे अकेलापन बहुत सताता था। उसे अपनी जिंदगी से नफरत सी हो गई थी। मंजू और तुम्हारे बीच क्या बातें होती थी, वो जरा तुम कोर्ट को बताओगी? हाँ जज साहब, उन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने क्लास भी शुरू किया था। और हमारे टोनिया से तो बहुत ज्यादा लगाव था उनका, लेकिन उसे बच्चा नहीं हो रहा था ना, उसी बात का उन्हें बहुत बुरा लगता था। मुझे आज भी याद है,
हम एक बार घूमने के लिए महाबलेश्वर गए थे। हम मतलब डॉक्टर, मैं, अमर भैया और मंजू दीदी। उस वक्त उनका बर्ताव बहुत अलग था, मतलब उसे वहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था और डॉक्टर भी बहुत पसंद आए थे। क्या? ये तुमसे किसने कहा? अब किसी को कहने की क्या जरूरत है, अपनी आंखों को तो सब दिखता है ना, वरना वो घूमने के लिए ही क्यों चलती। उन्हें डॉक्टर साहब बहुत पसंद थे, लेकिन जज साहब आपको बताती हूँ, हमारे डॉक्टर ना बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कभी भी उन्हें बुरी नजर से नहीं देखा, दोस्ती के नाते ही उन्हें घुमाने के लिए ले गए थे। और वो हमेशा कहते थे मंजू दीदी की जिंदगी में ये दुख कभी नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर को ऐसा बोलते हुए मैंने कई बार सुना है, इसीलिए मुझे नहीं लगता डॉक्टर उनके साथ कुछ बुरा भी कर सकते हैं। अमर और उसके रिश्ते के बारे में क्या कहा करती थी मंजू? वो कहती थी कि वो मेरी जिम्मेदारी है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर गुस्सा करते हैं, शक करते हैं। मतलब उन्हें कभी घर जाने में देर हो जाती थी ना, तो उनसे झगड़ा भी करते थे, इसलिए बहुत डरती थी उनसे, उन पर शक भी करते थे। 2-3 बार तो हमारी अज्जी के पास भी बहुत रोई थी वो। ठीक है डिम्पल, तुम जा सकती हो। जज साहब, आपने देखा, आज 4 लोगों ने गवाही दी, लेकिन एक के पास भी मेरे खिलाफ ठोस ऐसा कुछ नहीं था। मेरा इस अदालत पर पूरा भरोसा है। मैं सच्चा हूं और मुझे इंसाफ मिलकर रहेगा, और मिलना ही चाहिए। झूठा कहीं का, एक नंबर का नीच आदमी है तू। नरक में जाएगा, नरक में। अभी मुझे पूरा यकीन हो गया, तूने ही मेरी मंजू को मारा है। तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। तुझे तो मैं डिम्पल, अरे डिम्पल, मर गई ये लड़की। डिम्पल, क्या हुआ जी? बोलो। तू इधर आ मेरे सामने, बताती हूँ तुझे मैं। अरे तुझे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे मंजू के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हुए तेरी जबान क्यों नहीं जल गई? बोलती है कंपाउंडर उसे अच्छा लगता था। अरे उसके जूते के भी बराबर नहीं है वो कंपाउंडर। उसका तो वो थोबड़ा भी नहीं देखना चाह रही थी। कैसा कमीना, कितना झूठ बोलेगा। अज्जी, अरे कितनी गालियाँ दे रही हैं आप? जो है ना वही मैंने बताया है। वाह, आइए बड़ी सच बोलने वाली। माल करो अंदर, गांधी जी के बंदर। मुझे तो लगता है ना उस कंपाउंडर ने तेरे पे जरूर जादू किया होगा, इसलिए वो जो कहता है ना उसकी सारी बातों में हाँ मिलाती है। मेरे मंजू के पीछे वो कमीना पड़ा हुआ था। मैं जानती नहीं हूँ, ये मत समझ तू। अरे आई क्या बोल रही हैं? वो आपका होने वाला दामाद है, आप कुछ भी मत बोलिए। अरे तेरे दामाद की अर्थी उठ जाए, भिखारी कहीं का। टोनी, ए टोनी। हाँ जी, मैं यहीं पर हूँ। मेरी बात अगर झूठ लग रही होगी तो इस टोनी से पूछ लो। अरे बता अपने माँ बाप को कि मंजू को कितना सता रहा था वो कंपाउंडर। हाँ मम्मी, वो डॉक्टर है ना, मंजू दीदी को अपने। टोनिया, अज्जी पैसा देने वाली, इसलिए कुछ भी मत बोला कर तू। आई, लोगों को कुछ भी बोलने दो, लेकिन मेरा तुझ पर पूरा भरोसा है। तुम ये जो सब कुछ कह रही हो ना, उसमें पक्का इस डॉक्टर का ही कोई झोल होगा और उसने कुछ पैसे इसे भी दिए होंगे, इसीलिए इसकी सब गलतियों को नजरअंदाज कर रही है ये। अरे दीदी, कुछ भी क्या बोल रही हैं? कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं, जो सच है वही बोल रही हूँ। डिम्पल की सगाई के वक्त ही ये बात मेरे ध्यान में आ चुकी थी और मैंने तो कहा भी था, लेकिन मुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मंगल, थोड़ी संभल कर रहना। हाँ, डिम्पल का इसमें कुछ न कुछ हाथ तो जरूर होगा, वरना क्या होगा जानती हो ना, घर को लगेगा ताला, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। अक्का, ये कैसी बात कर रही है तू? देखिए, अब आप भी सुनिए, सब आपके सामने ही चल रहा है। दीदी देखिए, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर कुछ किया भी तो मैं देख लूंगी। हाँ, देख ले आराम से। एक दिन वो कंपाउंडर हम सबको जेल में डालेगा ना, तब पता चलेगा तुम सबको। कैसे हो?
अब क्या बताऊं मैं समझ सकता हूँ। सच कहूँ तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मंजू को मैंने कहा था ये गांव से चली जाओ, ये गांव अच्छा नहीं है। ये गांव ने मेरी रेशमा को छीन लिया और आखिर मंजू के साथ भी यही हुआ। ऐसा कुछ होगा इसका इल्म होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। वो डॉक्टर मंजू के मरने के बाद भी उस पर कीचड़ उछाल रहा है। मेरी मंजू ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसने ऐसा कभी बोला ही नहीं। अमर, मैं बचपन से जानता हूँ मंजू को। वो डॉक्टर जो कह रहा है वैसा कुछ कर ही नहीं सकती। ये सारा डॉक्टर का प्लान है, दूसरे पर कीचड़ उछालना और खुद को हमेशा बचाए रखना। लेकिन उसने जो कुछ भी मंजू के बारे में कहा है उससे बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। आप परेशान मत होइए, डॉक्टर तो यही चाहता है। उस डॉक्टर को भगवान का अवतार माना था हमने, लेकिन नीच इंसान है वो। उसका प्लान कभी समझ ही नहीं सका। हमारी गृहस्थी उजाड़ कर खुद की गृहस्थी बसाना चाहता है। उसका कभी अच्छा नहीं होगा। हमारी बदुआ लगेगी उसे। मेरी बीवी के खून का इल्जाम मुझ पर और आपके बीवी का खून का इल्जाम आप पर डाल के बचना चाहता है वो छूटना नहीं चाहिए। मैं आखिर तक लड़ूंगा। मैं अपनी मंजू को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। मेरी रेशमा का क्या हुआ है, वो जिंदा है कि नहीं, ये तक नहीं पता है मुझे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अमर, ये डॉक्टर पर विश्वास रख के। लेकिन अब नहीं, अब बस। मुझे तो पूरा यकीन हो चुका है कि रेशमा के गायब होने के पीछे और मंजू के खून में उसी का हाथ है। अगर अब उसे कोर्ट ने भी छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। एसीपी दिव्या सिंह हाजिर हो। अच्छा मैडम, आपका तलाक हुआ है, ये सच है? हाँ। मैं तह तक नहीं जाना चाहता, लेकिन तलाक की वजह आखिर क्या थी? ऑब्जेक्शन जज साहब, ऐसे पर्सनल सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं यहाँ? क्योंकि इनका इस केस से ताल्लुक है, इसीलिए। मिस आर्या, आप बैठ जाइए। आप बता रही हैं ना मैडम? हमारी सोच मिलती नहीं थी। बस इतनी सी वजह थी? हाँ। मुझे नहीं लगता इतनी वजह काफी है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैडम मुझे बताइए, आपकी बेटी मायरा क्या झगड़ों से बहुत डरती है? दिव्या मैडम, मायरा झगड़े से बहुत डरती है ना? आपके और आपके पति के बीच के झगड़ों की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है? क्या आपका और आपके पति का गुस्सा इतना तेज था? हाँ, लेकिन उसका यहाँ क्या संबंध? आपको असफलता अच्छी नहीं लगती मैडम। आपके मन के खिलाफ अगर कोई करे तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। आज तक आपने एक भी केस अधूरा नहीं छोड़ा है ना? हाँ। वो सारी केसेस आप इस केस की तरह इसी तरीके से जीती थी। कहना क्या चाहते हो? कोई केस आपसे सुलझती ना हो तो झूठे गवाह, झूठे सबूत इकट्ठे करके किसी निर्दोष को दोषी बना देती हो आप। ऑब्जेक्शन जज साहब। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मुद्दे की बात कीजिए। जज साहब, दिव्या मैडम को इंस्पेक्टर चौहान के काम से आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये उन पर प्रेशर डाल रही थी और वो प्रेशर ना सह पाने के कारण इंस्पेक्टर चौहान ने खुदकुशी की। झूठ है ये सब। वो खून था ये साबित कर चुकी हूँ मैं, और पुलिस को कुछ साबित करना मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली जज साहब, अभी मैडम ने जो कहा वो नोट किया जाए। पुलिस को कुछ भी साबित करना मुश्किल नहीं होता। इस एक बात में गुरूर, जीतने की ईर्ष्या और सिर्फ अहंकार दिखाई देता है। हम किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं, मैं किसी को भी जेल में डाल सकती हूँ, ये गुरूर दिखाई देता है। जज साहब, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिव्या मैडम देवी सिंह की केस सुलझा नहीं पा रही हैं और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए झूठे सबूत इकट्ठा करके उन्होंने मुझे केस में फंसाया है। इंस्पेक्टर चौहान लेफ्टी थे और गन उनके राइट हैंड में थी, ऐसा दिव्या मैडम का कहना है। जिस केस का इल्जाम जिन पर है उन्होंने ही सबूत के साथ छेड़खानी की होगी, ये भी हो सकता है। उनका ये कहना है कि वहां पर मेरा पेन मिला था। मुझे मैडम से सिर्फ इतना ही पूछना है कि चौहान के घर सबूत ढूंढने के लिए आप गई थी, तब मायरा घर पर अकेली थी? हाँ। जब वो डर गई तब उसके पास जाने के लिए किसे कॉल किया आपने बताएंगे?
जब चौहान के घर से आप अपने घर लौट आई तब मायरा का ख्याल कौन रख रहा था बताइए? वहाँ तुम थे। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो खून मैंने किया? एक इंसान एक ही वक्त दो जगहों पर कैसे हो सकता है? वो पेन मेरा है ऐसे कहा ना आपने, कैसे कह सकती हैं कि वो मेरा ही था? वही पेन आपके घर से चोरी हो गया ये भी कहा आपने, कैसे कह सकती हैं कि चोरी हो गया? आपका नाटक भी तो हो सकता है। वही पेन मेरे क्लिनिक से बरामद हुआ, ऐसा झूठा दिखावा भी आप कर सकती हैं। सिर्फ मेरे पास जो पेन था ये अगर इकलौता सबूत है तो ऐसे सैकड़ों पेन बाजार में मिलते हैं। जज साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इजाजत है। डिम्पल, जज साहब, यही है वो पेन। ऐसे सैकड़ों पेन बाजार में मिलते हैं। जज साहब, मैं एक आम डॉक्टर हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ औजार हैं, लेकिन मुझे पेशेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसका ताल्लुक दिव्या मैडम ने खून के साथ जोड़ दिया तो कोई डॉक्टर औजार इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो हम डॉक्टर इलाज कैसे करेंगे? वो पेन तेरा है। जज साहब, दिव्या मैडम की मुझसे ज्यादती दुश्मनी है। वो क्यों है, कौन सी है, ये भी मैं कोर्ट को बताऊंगा। उसी दुश्मनी के चलते उन्होंने मुझे मुजरिम बना दिया है, ये भी उतना ही सच है। कोर्ट की आज की कार्रवाई खत्म होती है। आज तूने जो कुछ कोर्ट में किया है ना, बहुत गलत किया है तूने। और मैडम, आपने जो किया मेरे साथ वो, लेकिन उसके बारे में मेरी कोई शिकायत नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पर्सनल बातें निकालकर मेरी बदनामी करके क्या अच्छा किया तूने? मुझे पता है तूने जानबूझ के किया है ना। दिव्या, शांत रहो। मैडम देखिए, इन्हें जरा समझाइए, ऐसे धमकाने से मैं गुनहगार नहीं बन जाता। तुम तो कुछ बोलो ही मत। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आऊंगी देवी सिंह। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझ गए? अरे मैडम, सॉरी दिव्या, कल अजित कुमार देव ने कोर्ट में अनचाहे सवाल पूछे और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो ये मेरी ही गलती की सजा है। मैंने ही गलत आदमी पर भरोसा किया और उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं जिंदगी में इतनी बड़ी गलती करूंगी ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है आर्या। देखो दिव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे पहचानने में बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब उसे अच्छा सबक सिखाए बिना मैं चुप नहीं रहूंगी। उसे फांसी पर लटकाए बिना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा आर्या। उसने जितनी लड़कियों को तकलीफ दी है ना, उन सबका सूद समेत बदला लूंगी मैं भी उसी कोशिश में लगी हूँ। उसने कल तक कोर्ट में चाहे कितनी भी दलीलें पेश क्यों न की हो, लेकिन हमारा आज का ये गवाह उसकी की गई सारी दलीलों पे भारी पड़ने वाला है। मुझे इस बात का यकीन है। मुलजिम को कटघरे में लेकर आइए। जज साहब, पिछले कुछ दिन हमने अजित कुमार देव उर्फ देवी सिंह ने गवाहों की जो उलट तपास की उसको सुना। बहुत ही चतुराई से उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की,
लेकिन उनके सारे प्रयास कुछ काम नहीं आने वाले हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आया है। और वैसे भी वो लाख कोशिश कर ले, तब भी वो इस सब से बच नहीं सकते, क्योंकि सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। और यही साबित करने के लिए मैं कोर्ट के सामने एक ऐसा गवाह पेश करने वाली हूँ जो अजित कुमार देव का पर्दाफाश करने वाला है। जज साहब, अब जो गवाह आपके सामने हाजिर होने वाला है, उसकी गवाही सुनने के बाद किसी के मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, इसका मुझे यकीन है। ऐसा कौन है? गांव में तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो आखिर ये किसकी बात कर रही है? जज साहब, मैं अपने अगले गवाह प्रताप कोलते को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। ये तो मुझे मुंबई का डॉक्टर लग रहा है। डॉक्टर प्रताप कोलते हाजिर हो। जज साहब, मुंबई के क्लिनिक में इन्हीं डॉक्टर के यहाँ अजित कुमार देव कंपाउंडर के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब आजी जैसा बता रही थी वैसा डॉक्टर सच में कंपाउंडर था। ऑर्डर ऑर्डर। हमें बताइए आपका नाम क्या है और आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम प्रताप कोलते, मैं एक डॉक्टर हूँ। मुंबई में मेरा क्लिनिक है। पिछले 25 सालों से मैं ये क्लिनिक चला रहा हूँ। आप यहाँ जो खड़े हैं उन्हें पहचानते हैं? हाँ, अच्छे से पहचानता हूँ। क्या आप इनका नाम बता सकते हैं? हाँ, ये तो देवी सिंह है। यही वो गुंडा है जो मुंबई के मेरे क्लिनिक से पैसा चुरा कर भागा था। मेरे क्लिनिक पर ना होने पर यह पेशेंट को चेक करता था, उनसे पैसे ऐंठता था। यही है वो जिसकी चोरी पकड़ी जाने पर इसने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरे हाथ पर आज भी वो निशान है। अच्छा हुआ तुम मिल गया, मैं तेरे सारे राज कोर्ट को बता दूंगा। तुझे तो फांसी ही होनी चाहिए। देख लिया ना, मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। अभी समझ में आया कितना कमीना है ये कंपाउंडर। अरे तेरे कीड़े पड़े तेरे, मुझे पागल साबित करने जा रहा था ना। अब अच्छी तरीके से इसकी अर्थी उठा लेना। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर, आप इन्हें कैसे जानते हैं, प्लीज कोर्ट को बताइए। ये देवी सिंह मेरी क्लिनिक पर पिछले 5 वर्षों से कंपाउंडर के तौर पर काम कर रहा था। शुरुआत में इसने काम के लिए मेरे पैर भी पकड़े, और जब मैंने इसे काम दिया तो इसने बड़ी होशियारी के साथ 2 साल के अंदर मेरी पीठ पीछे मेरा सारा काम सीख लिया। और ये पेशेंट को चेक करने लगा, और रूपा भी इसके साथ थी। इसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। ये दोनों शादी करने वाले थे। लोगों से कुछ ज्यादा ही पैसे लेने लगा। मेरी क्लिनिक से भी इसने बहुत से पैसे चुराए हैं साहब। डॉक्टर, मुझे बताइए, देवी सिंह की पूछताछ करने के लिए आपके यहाँ कोई इंस्पेक्टर चौहान आए थे? हाँ, मेरे पास आए थे। देवी सिंह के खिलाफ मेरे पास जितने भी सबूत थे मैंने सारे उन्हें दे दिए। देवी सिंह का फोटो जो मेरे पास था वो भी उन्हें दे दिया। फोटो देखकर चौहान साहब ने कहा कि ये तो डॉक्टर अजीत कुमार देव है। मैंने उन्हें बताया ये कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि मेरे पास काम करने वाला एक कंपाउंडर है। जज साहब, इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर अजित कुमार देव नाम से सबको गुमराह करने वाला ये इंसान डॉक्टर नहीं बल्कि कंपाउंडर है। इसी का फायदा उठाकर इसने कई लोगों को धोखा दिया है, जान तक ली है।
दैट्स ऑल। कोर्ट की आगे की कार्रवाई 1 घंटे के बाद होगी। पवार साहब, जरा इनसे बात करनी है। ठीक है। आपसे थोड़ी बात करनी थी। मुझे तुझ जैसे लफंगे से कोई बात नहीं करनी। आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूं, सुन लीजिए, वरना आपका ही नुकसान होगा और इसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे। आप बस रकम बता दीजिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। आपको अंदर जाकर बस इतना ही कहना है कि मैं देवी सिंह नहीं हूं, आपके यहाँ काम करने वाला कोई दूसरा ही आदमी था। नीच इंसान, कोर्ट में है इसलिए, वरना तेरी जुबान खींचकर तेरे हाथ में दे देता। मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा, समझे? मैं तेरी खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। तुझे जो करना है वो कर। तुझे ऐसी सजा दिलाऊंगा ना, तू देखता रह जाएगा। हवलदार, तुमने आरोपी को गवाह से बात क्यों करने दी? परमिशन किसने दी? सॉरी मैडम। ले जाओ इसे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मुझे डॉक्टर प्रताप कोलते को क्रॉस एग्जामिन करना है, उसकी इजाजत दी जाए। इजाजत है। डॉक्टर प्रताप कोलते हाजिर हो। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जिस देवी सिंह की आप बात कर रहे हो, वो कितने साल आपके यहाँ काम कर रहा था? वो नहीं, तू 5 साल मेरी क्लिनिक पर काम पर था तू। अच्छा, ये बताइए, वो सेम मेरी तरह ही दिखता था? उसकी भाषा कैसी थी? कपड़े क्या पहनता था? वो नहीं, तू। देखिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दीजिए, वरना जज साहब नाराज हो जाएंगे। मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा। आप इनके सवालों का ठीक से जवाब दीजिए। माफ कीजिए, वो सेम मेरी तरह ही दिखता था? हल्का सा फर्क था, भाषा अलग थी, गवार सा था। जज साहब, ये पॉइंट नोट किया जाए। मुझे बताइए, जिस देवी सिंह की आप बात कर रहे हो, वो कितना % मेरे जैसा दिखता था? 100%। आपको यकीन है 100%? हाँ हाँ, 100%। जब इतने यकीन के साथ आप कह रहे हो, तो वो आपके यहाँ काम करता था, इसका कोई सबूत तो होगा ना आपके पास? प्लीज उसे कोर्ट के सामने पेश कीजिए। ऐसा कोई सबूत नहीं है मेरे पास। कमाल है, एक इंसान आपके यहाँ 4-5 सालों से काम कर रहा है और आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। जज साहब, मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसका कोई फोटो तो होगा ना आपके पास? नहीं है। अच्छा, बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, कुछ तो? क्या है ना, आजकल डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जमा करने का चलन है, तो ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं उसे कैश पेमेंट करता था। अच्छा, तो पेमेंट स्लिप? पागल है क्या तू? कंपाउंडर को कोई पेमेंट स्लिप देता है क्या? आप कोर्ट में खड़े हैं, बोलते समय इसका ध्यान रखिए। सॉरी सर। डॉक्टर, आपके यहाँ देवी सिंह काम करता था, इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं ही देवी सिंह हूँ, और इस बात को मैं क्यों मान लूं? जज साहब, कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर चौहान साहब मेरे पास आए थे।
मेरे पास जितने भी सबूत थे सब उन्हें दे दिए थे। उसमें इसका पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, घर का पता, सब कुछ था। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है आर्या मैडम, मुझे पेपर और पेन मिल सकता है? मुझे इस पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज। मैं क्यों दूं तुझे ऑटोग्राफ? अरे क्योंकि आप तो शाहरुख खान हो। अरे कुछ भी क्या बोल रहे हैं? अरे सच में प्लीज। जज साहब, ये आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये सब क्या चल रहा है? कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। माफ कीजिए जज साहब, लेकिन मैं इन्हें बता रहा हूँ कि ये शाहरुख खान है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊँ कि ये शाहरुख खान है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं इन्हें शाहरुख खान समझ रहा हूँ, जैसे इन्हें ऐसा लगता है कि मैं देवी सिंह हूँ। अगर हम में से किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये शाहरुख खान है, तो इन्हें लगने से या इनके बोलने से मैं ये कैसे मान लूं कि मैं देवी सिंह हूं? जज साहब, कल कोई भी उठकर आएगा और किसी भी नाम से मुझे पुकारेगा तो मैं फौरन कैसे मान लूं? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार देव है और यही इस दुनिया का अंतिम सत्य है। जज साहब, मुझे यकीन है कि ये गवाह असली नहीं है। ये दिव्या मैडम का मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपकी वजह से मैं देवी सिंह नहीं हूं, ये क्लियर हुआ, वरना खामखा लोग मुझे देवी सिंह समझने लगे थे। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। आर्या मैडम, थैंक यू। जज साहब, सरकारी वकील आर्या मैडम और दिव्या सिंह ने मैं देवी सिंह हूं ये साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच देखा जाए तो जज साहब, देवी सिंह नाम का कोई इंसान है ही नहीं। अगर होता तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वो जिस स्कूल में पढ़ा था वहां का दाखिला या फिर कॉलेज का सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ तो हाथ लग जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिस आर्या, यही आदमी देवी सिंह है, इसे साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है क्या? नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो हमारे पास नहीं है। होगा भी कैसे, क्योंकि देवी सिंह नाम का कोई इंसान है ही नहीं। ये एक ख्याली कैरेक्टर है और ये सब दिव्या मैडम के दिमाग से आया है। उन्हें किसी भी सूरत में ये केस जीतनी है, उन्हें प्रमोशन चाहिए, रेटिंग चाहिए, इसलिए वो कोई भी हद पार कर सकती हैं। जज साहब, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरी जिंदगी का जो तमाशा बनाया जा रहा है वो प्लीज रोक दीजिए और इंसाफ कीजिए, क्योंकि देवी सिंह नाम का कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, ये अब साबित हो चुका है। जज साहब, अभी फैसला ना करते हुए यही देवी सिंह है, ये साबित करने के लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, ऐसी दरखास्त करती हूँ। कोर्ट आपको 4 दिनों का समय देता है। दिव्या, मुझे लगता है ये केस हमारे हाथों से निकल रहा है। आर्या प्लीज ऐसा मत कहो। जो सच है वही कह रही हूँ। आज मैंने वक्त मांग लिया कोर्ट से, वरना आज ही फैसला हो जाता। इस देवी सिंह का क्या करूं मैं? वो जिस दिन मिला था ना, उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी। गोली मार देने से क्या हासिल होगा? तब भी हमें वो देवी सिंह है ये साबित करना ही पड़ता। अगर गोली मार देती तो वो साबित कर पाती, क्योंकि वो कानून से बचने के रास्ते नहीं खोज पाता। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें इस बात के सबूत ढूंढने ही होंगे कि वही देवी सिंह है। आर्या, उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगी। वही देवी सिंह है, उसका कम से कम एक सबूत ढूंढ के निकालूंगी। मुझे लगता है वो जिस आश्रम में था वहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा।
मुझे वही जाना होगा। डॉक्टर, अरे आप तो कितने होशियार हैं ना। अब तो मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया है कि आप इससे छूट जाएंगे। वैसे तो आप छूट ही गए समझो, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप छूट ही नहीं पाओगे, लेकिन अब मेरा पूरा टेंशन दूर हो गया है और अब मैंने तय किया है इसके बाद आपके किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है। एक बार हमारी शादी हो जाए तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जरा शांत हो जाओ। यहाँ बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, उसमें भी फालतू की बकबक करती रहती हो तुम। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ तो वो फालतूगिरी और जब आप बोलते हो तो वो बहुत जरूरी है क्या? मैं कितनी जरूरी बात करता हूँ वो कोर्ट में देखा ना तुमने, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें एक काम करना है। मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, मैं आपके किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहती हूँ। डिम्पल, अभी इस लफड़े में नहीं पड़ी तो फांसी के फंदे में फंस जाओगी। तुम्हें ये काम करना ही होगा। तुम्हें यहाँ से पूना जाना है। पूना? हाँ, पूना। पूना में हाईवे पर एक महाराजा नाम का गैराज है। वहाँ बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ होंगी। वहाँ एक कार है MH02 1313 नंबर की। क्या? कौन सी? MH02 1313। करेक्ट। उस कार की डिक्की में एक बैग रखी है। वो बैग लेनी है और किसी को खबर लगे बिना यहाँ ले आनी है। क्या? अरे डॉक्टर, आपने और कहाँ कहाँ पर डाके डाले हुए हैं? और उस बैग में क्या है? मतलब सोना है या पैसे? कंकाल। क्या? आवाज नीचे रखो। पागलों जैसे सवाल मत पूछो। जितना कहा है उतना काम करो और मुझे इस काम में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर, मतलब आपको मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब उसमें जितने भी पैसे होंगे ना, उसमें आधा हिस्सा मेरा। हाँ, वो देखते हैं, मेरे बाहर आने के बाद देखते हैं। जाओ। नहीं 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 नहीं, पहले डील फाइनल करेंगे तो ही मैं ये काम करूंगी। ठीक है, एक बार बाहर निकलने दो, तुम्हारा सारा हिसाब चुका दूंगा। निकलो निकलो। टोनिया, क्यों पत्थर फेंक रहे हो? किसी को लग गई तो? अरे दीदी, किसी को भी नहीं लगेगा। अच्छा, तुम्हें पूछ के लगने वाला है? नहीं लगेगा, एक बार बताया ना। बैग? अरे मम्मी, दीदी भागकर मुंबई जा रही है। अरे सुन टोनिया। अरे मम्मी, पापा। अरे सुन मेरी बात टोनिया। अरे मम्मी, पापा, कोई है क्या यहाँ पर? टोनिया, देखो दीदी कहाँ पर जा रही है। अरे सुनो टोनिया। क्यों टोनिया, क्या हुआ? ये देखो दीदी कहाँ भागकर जा रही है। डिम्पल, क्या हुआ? अरे बाप रे, आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी मैंने। कितनी बार भागकर जाएगी? जरा सा कुछ हुआ कि भाग गई, जरा सा कुछ हुआ कि भाग गई। अरे उस कंपाउंडर के लिए अपनी जान मान देने जा रही है क्या? उस कंपाउंडर के लिए अगर अपनी जान दी ना, तो पहले मैं तुझे जिंदा करूंगी और फिर तुझे मौत दूंगी। अरे डिम्पल, अभी अभी तो तू बड़ी ही जिम्मेदार बनी थी, अब ऐसा क्यों कर रही है तू? देख, डॉक्टर जल्दी छूट जाएंगे, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। डिम्पल, हमने ऐसी क्या कमी रखी थी जो तुम ये सब कर रही हो? अगर टोनिया ने कुछ बताया नहीं होता तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता था। क्यों कर रही हो ये तुम? तुम्हारे मन में क्या है वो बता देना। हाँ, ठीक से पूछ लो इसे, वरना वो डॉक्टर गया जेल में, किसी और का हाथ पकड़कर भाग गई तो। हाँ, तो अब मैं कुछ बोलूं? मैं कहीं भाग नहीं रही थी यहाँ से। हाँ, जब चोरी पकड़ी जाती है तब ऐसे ही बोलते हैं सब। बाबू देख लो भाई, उस डॉक्टर ने तो इज्जत नहीं छोड़ी। अब बची हुई इज्जत इस लड़की की वजह से चली जाएगी। बुआ, कुछ भी मत बोलिए आप। मैं एडमिशन लेने जा रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई पूरी करने को कहा। तो फिर बताकर जा सकती थी। अरे जाना ही था तो आगे वाले दरवाजे से जाती ना। तुम पीछे वाले दरवाजे से चोरी से क्यों जा रही थी? वो पिछले दरवाजे के पास गुलाब के फूल थे ना, वो तोड़ने थे मुझे, इसलिए वहाँ से जा रही थी मैं। सभी सवालों के जवाब तो रट कर रखे हैं ना तुमने। मंगल,
उस कंपाउंडर के साथ रहकर ना तुम्हारी लड़की भी बड़ी होशियार हो गई है। लेकिन आपसे तो कम ही होशियार हूँ मैं। मम्मी अब मैं जाऊँ क्या? हाँ तू जा। रुक जा। अरे इतने दिन हम गला फाड़ के तुझे बोल रहे थे, तब नहीं हमारी बात मानी तूने, और वो कंपाउंडर के बोलते ही तुरंत भागने लगी उस कंपाउंडर के इशारे पे। हाँ जी, मुझे भी इस बार कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी तुम एक काम करो, दीदी का बैग चेक करो। हाँ हाँ दिखा दिखा, बैग दिखा। ये सब क्या हो रहा है आप लोगों का? मेरे बैग के अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे एडमिशन लेने के लिए जाना है मम्मी, मुझे देरी हो जाएगी। और अगर मुझे यहाँ से भागना ही होता ना तो मैं छोटा बैग लेकर क्यों जाती, बड़ा बैग लेकर जाती ना मैं यहाँ से। कुछ भी बोलते रहते हैं ना आप लोग। मैं जाऊँ क्या? डिम्पल तू जा और जल्दी आना। हाँ। क्या चल क्या रहा है आपका? आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से कल वो देवी सिंह छूट जाता। मैंने क्या किया मैडम? मुझसे जो भी सवाल पूछे जा रहे थे मैं उसका सच सच जवाब दे रहा था। कमाल करते हैं आप। एक इंसान आपके यहाँ 5 साल काम करता है और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन आपके वो जवान साहब सब लेके गए। लेकिन फिर भी आपको उसके सवालों के ठीक से जवाब देने चाहिए थे। वो सीधे सीधे आप पर हावी हो रहा था। दिव्या जरा शांति रखो। देखो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आगे क्या करना है इस बारे में सोचेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, वो देवी सिंह कहाँ से आया था? कुछ तो बताया होगा ना उसने। वो पुणे के किसी अनाथ आश्रम का नाम लिया करता था। उस आश्रम का नाम? नाम मुझे याद नहीं। अरे लेकिन इतनी कम जानकारी से उसके अतीत का पता कैसे लगाएं? वो मैं देखूंगी। उस देवी सिंह का एड्रेस ढूंढने में मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े ना, फिर भी चलेगा। लेकिन वही देवी सिंह है, ये बात मैं साबित करके रहूंगी।